हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पे फाइनल वार करने जा रहे हैं। यानी कि आज जो क्वेश्चन बताया जाएगा ये बिहार बोर्ड में आना ही आना है। सारा क्वेश्चन को ले आए, है ना। वीडियो में बने रहे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकता है सारा क्वेश्चन आज बता दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो हम लोग सिलेबस का चर्चा कर लेंगे गाइस कि सिलेबस आखिर है क्या बिहार बोर्ड का। बहुत सारे स्टूडेंट होता है उसको पता ही नहीं होता इंग्लिश में पढ़ना कितना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पढ़ना कितना है ना। तो 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है, जिसमें से 50 मार्क्स तो डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव पेपर आएगा और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएगा। यानी 50 मार्क्स में आपको लिखना है और 50 मार्क्स में तो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है। जो लिखना है वो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो इसमें से 33 मार्क्स का तो बुक से आने वाला है। आपको सिलेबस दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 33 मार्क्स बुक से आने वाला है और 17 मार्क्स जो है वो ग्रामर से आने वाला है। ये जो 33 मार्क्स बुक से आएगा वो कहाँ से आएगा। अभी सिर्फ सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव को आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। थोड़ा देर में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 33 मार्क्स बुक से कहाँ से आने वाला है वो क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। फिर ग्रामर भी देखेंगे 17 नंबर कहाँ से आएगा। रिटेन यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का देखेंगे। तो सब्जेक्टिव में अभी हम लोग बात कर रहे हैं 33 मार्क्स कहाँ से आएगा। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स के लिए आएगा। इसके लिए आपको 6 ऑप्शन दिया जाएगा और 6 में से आपको 3 ही बनाना है। 6 ऑप्शन में से 3 बनाना है और वो कौन सा बनाना है आपको बता देंगे थोड़ा देर में। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब 15 है तो 15 आएगा, जहां 10 है वहां 10 आएगा, यानी 50 में से 50 आएगा। कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं। दूसरा आ जाते हैं 10 मार्क्स के लिए। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 10 मार्क्स का है, उसमें 10 क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा और आंसर एनी 5, आपको कोई 5 ही बनाना है। इसके लिए हम आपको आज देने वाले 33 क्वेश्चन। डरिए नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। 33 है तो क्या, बहुत आसान लैंग्वेज में भी बना दिया गया है। और बस आप बने रहिए, स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आएगा भी थोड़ा देर में। और तीसरा जो है वो है एक्सप्लेनेशन, वो 8 मार्क्स का आएगा। यानी 8 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स मिला के 33 मार्क्स हो जाता है। और ये जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो बुक से आएगा, है ना, प्रोज से और पोएम से। एक प्रोज से एक्सप्लेनेशन रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक बनाना है। एक पोएम से एक्सप्लेनेशन रहेगा जिसमें 4 में से एक बनाना है। और एक्सप्लेनेशन भी आज दिया जाएगा आप लोगों को, जो देंगे उसको बस याद कर लेना, आपको सोचना ही नहीं, यही आएगा समझ लीजिए। और 17 नंबर का जो ग्रामर, ये तो 33 नंबर बुक से था। 17 नंबर जो ग्रामर से आने वाला वो कहाँ से आएगा। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको 8 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत बड़ा अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है 8 मार्क्स। और 8 मार्क्स में आपको कौन कौन सा ऐसे करने, चलिए बता देते हैं हम आपको कि कौन कौन सा ऐसे करने हैं आपको। पहले तो एक ऐसे आएगा करप्शन, फिर टेररिज्म, करप्शन आएगा, टेररिज्म आतंकवाद आएगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी आएगा, कोविड-19 पे भी आज हम लोग करने वाले, पॉल्यूशन पे भी करने वाले हैं। तो लगातार 6 से आपको देंगे, आपको 6 का 6 याद कर लेना। इसमें कम मत कीजिएगा, हम खुद काट छाट के दे रहे हैं, इसलिए जितना दे रहे हैं उतना याद कर लीजिए। और उसमें से आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में, आपको कोई एक ही लिखना है। आप 6 याद करके जाए, वहाँ 5 ऑप्शन मिलेगा, कोई एक लिख दीजिए। ये 8 नंबर के लिए था। दूसरा आता है लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, ये आता है 5 नंबर के लिए। और इसमें से भी आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप लेटर लिखिए या एप्लीकेशन, है ना। वीडियो से बने रहिए, आपको लेटर और एप्लीकेशन लास्ट में बता दिया जाएगा कि कैसे लिखते हैं। आप 2-3 लेटर हम दिखाएंगे भी यहाँ आपको कि आपको किस तरह से लिखना है। तीसरा है पैसेज या प्रेसिस राइटिंग, ये 4 नंबर के लिए आता है। या तो आप पैसेज ही लिखिए या प्रेसिस लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पैसेज ही लिखिए। इसके बारे में लास्ट में हम आपको बता देंगे क्या लिखना है। ये तो था 50 मार्क्स सब्जेक्टिव आपको कैसे करना है, ये सारा का नोट्स आपको अभी मिलेगा। लेकिन बात करते हैं फिर 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का क्या। और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में क्या 50 मार्क्स बन जाएगा, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं छूटेगा, 50 आउट ऑफ 50 बनेगा। ऑब्जेक्टिव में आ जाइए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में सेम है जैसे ग्रामर और बुक आ रहा था सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी ग्रामर और बुक आएगा। ग्रामर से क्या आएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ 6-7 ग्रामर है, इंपॉर्टेंट 7 ग्रामर है। इसको अगर आप कर लेंगे तो कंप्लीट है ग्रामर, समझिए। ज़्यादा नंबर का जो ग्रामर है वही है, 3-4 नंबर हर एक ग्रामर से आता है। उसमें से एक टाइम एंड टेंस है, वॉइस एंड नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अलावा 1-2 छोटा ग्रामर भी है, जैसे 1 नंबर आ जाता है, जैसे प्रोनाउन है, स्पेलिंग मिस्टेक आ जाता है, कई बार एंटोनिम सिनोनिम आ जाता है, तो उतना तो आप कर लेंगे। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये आप जरूर कर लीजिए एग्जाम से पहले। और नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, या इस वीडियो जैसे वायरल हो जाएगा, है ना, आपके लिए एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें सभी ग्रामर को हम कंप्लीट कर देंगे सेम इसी वीडियो की तरह। इसके लिए बस आपको लाइक करना है और चैनल को शेयर करना है। और रहा बात की बुक से कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव, तो बुक से पहली बात तो 2 बुक है हमारे पास, एक रेनबो पार्ट 2, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इससे देख लीजिए, रेनबो पार्ट 2 बहुत बड़ा बुक है, उसमें 11 प्रोज और 10 पोएम है।
है ना। तो लगातार अभी से लेकर के एग्जाम तक वीडियो मेरा आते रहेगा, जिसमें हम लोग प्रोज और पोएम का चर्चा करेंगे और हर एक पोएम में, हर एक प्रोज में कंप्लीट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो चैनल से बने रहिए और क्वेश्चन आते जाएगा, आप उससे करते रहिए। रहा बात दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कैसे होगा, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तो इसी वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बुक हो जाएगा। बस 23 क्वेश्चन आपको देंगे, 23 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा एक और चीज आपको करना पड़ेगा, 210 ऑथर का नाम आएगा बगल में, अभी नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर इस पेज को आप कंप्लीट कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो समझिए कि 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी तो बिहार बोर्ड बहुत ऑप्शन देता है और उसी ऑप्शन का आज हम लोग यूज करेंगे, उसी ऑप्शन का फायदा उठाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस को कि पढ़ना क्या और क्या क्या पढ़ना है। तो आप समझ गए सब्जेक्टिव से सबसे पहली बात हम लोग को 33 नंबर देखना है बुक से। उस बुक में से 33 नंबर पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चलिए बता देते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में 15 क्वेश्चन आ रहा है, 6 में से 3 बनाना है, और वो 3 कौन सा बनाना है वो अब देख लीजिए आप कौन कौन सा बनाना है। सबसे पहली बात तो 2 क्वेश्चन तो बुक से ऑथर का नाम ही आ जाता है, मतलब रेनबो पार्ट 2 बुक से जो प्रोज है 11 और पोएम है 10, उसमें से जो ऑथर का नाम है वो 10 नंबर का आ जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस आपको ये 21 नाम जो है इसको याद कर लेना है। 10 नंबर का गारंटी है, 10 नंबर कोई नहीं काट सकता आपको। रहा बात कि 5 नंबर और कैसे आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, तो उसके लिए कुछ पोएम का समरी दिया जा रहा है आपको, है ना, जो कि ये भी आपको अब स्क्रीन पे दिखेगा 1 मिनट में। लेकिन इसको समझ लीजिए कि हमको समरी ही क्यों करना है, क्या अदर ऑप्शन नहीं? बिल्कुल अदर ऑप्शन है, मेरे पास ट्रांसलेशन भी है जो कि हम लोग को वहाँ पे बनाना है। लेकिन ट्रांसलेशन बनाने के बजाय आपको बोलेंगे कि आप समरी बनाएं, क्योंकि ट्रांसलेशन का कुछ रूल्स होता है जो कि गलती अक्सर कर देता है। आप कितना भी अच्छा ट्रांसलेशन बनाए, एक ना एक गलती वो निकाल लेगा। तो 15 में से 14 नंबर नहीं आना चाहिए, 15 में से 15 आना चाहिए। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, कुछ समरी आपको दे रहे हैं, 5 समरी देंगे, आप 5 याद कर लीजिए, और कोई भी एक गारंटी है कि आएगा ही, ठीक है, ज़्यादा समरी तो है ही नहीं, आना ही है ना। तो कोई भी एक समरी वहाँ पे आता है तो आप लिख दीजिए, वहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा, 3-3 ऑप्शन मिलेगा, कोई भी एक लिख देना है। और समरी ही क्यों याद करना है, ट्रांसलेशन ही क्यों नहीं बनाना है? ट्रांसलेशन रखना है, अगर हो सकता है कि मान लीजिए कि बिहार बोर्ड को अचानक सिलेबस चेंज कर दे, या वो नाम जो हम दे रहे हैं वो अगर उसमें से 5 ही नंबर दे, 10 नंबर ना दे, तो ऑप्शन में कुछ तो होना चाहिए मेरे पास रखने के लिए, तो उस समय हम लोग ट्रांसलेशन को बना लेंगे। तो चलिए जो समरी का बात करें 5 नंबर के लिए, 5 समरी वो कौन कौन सा है वो लगातार है, देखते जाइए। पहला समरी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहला समरी आ गया, चलिए देखिए स्क्रीन पे आ गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरोत्तम प्यार मैं नहीं जाता हूँ। ये पहला पोएम भी है और इसका समरी हम लोग कर लेते हैं, जैसे बता रहे वैसे आपको खाली याद कर लेना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरोत्तम प्यार मैं नहीं जाता हूँ, इज अ लव पोएम। ये क्या है? एक प्रेम गीत है, रिटेन बाय, जो कि लिखा गया है बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, जो कि एक महान मेटाफिजिकल पोएट यानी भक्तिकालीन कवि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही शोज द पावर ऑफ ट्रू लव, वो सच्चे प्यार के शक्ति को दिखलाता है। ट्रू लव प्रिवेल्स ओवर डेथ, कि सच्चा प्यार जो है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ही शोज इट विद द हेल्प ऑफ हिज लाइफ, और इस चीज को जॉन डॉन अपने जीवन की मदद से दिखलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आगे दिया गया है, द पोएट इज पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, कि कवि जॉन डॉन जो है वो अपने प्रेमिका से अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। इट इज नॉट दैट ही हैज गॉट अ बेटर लव और हैज टायर्ड विद हिज बिलव्ड, ऐसा बात नहीं है कि जॉन डॉन जो है इस संसार में उससे भी अच्छा प्रेमिका को पा लिया है या अपने प्रेमिका से थक गया है, ऐसी बात नहीं है। ही एश्योर्स हर, जॉन डॉन जो है अपने पत्नी को विश्वास दिलाता है, डेट ही विल कम बैक, कि वो वापस लौट आएगा, एज द सन गोस, जिस प्रकार से सूर्य जाता है, एंड कम्स बैक, और वापस आ जाता है। ही फॉरबिड्स हिज बिलव्ड, वो अपने प्रेमिका को मना करता है, किस लिए मना करता है? टू वीप, रोने से मना करता है, बिकॉज वेन सी वीप, क्योंकि जब उसकी प्रेमिका रोती है, जब जॉन डॉन की प्रेमिका रोती है, हिज लाइफ्स ब्लड डज डीके, तो जॉन डॉन के जीवन का खून नष्ट हो जाता है। अर्थात जब उसकी प्रेमिका रोती है तो उसके आंसू नहीं बहते, जॉन डॉन का खून बहता है। फर्दर ही सेज, आगे वो कहते हैं, डेट ही इज पार्टिंग फ्रॉम हर, कि जॉन डॉन अपने प्रेमिका से जुदा हो रहे हैं, सो डेट ही विल बी हार्डेंड इनफ, जिससे कि वो अधिक कठोर बन जाएंगे, टू फेस द रियल डेथ, वास्तविक मृत्यु का सामना करने के लिए, ताकि जब वास्तव में मृत्यु आए तो कम दर्द हो, पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना चाहते हैं। फाइनली ही सेज डेट, आखिरकार वो कहते हैं कि इफ एवर ही डाइज, कि यदि कहीं वो मर जाए, येट, फिर भी, ही एंड हिज ट्रू लव, वो और उसका सच्चा प्यार, विल बी प्रेजेंट इन हर, वो उसमें हमेशा रहेगा। बिकॉज ट्रू लव इमोर्टल, ट्रू लव इज इमोर्टल, क्योंकि सच्चा प्यार जो है वो अमर है। चलिए पहला समरी तो कंप्लीट हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा समरी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट पोएम रिटेन बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक महत्वपूर्ण कविता है जो कि एक महान अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम ही वांट्स टू शो द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और इस कविता में वॉल्ट विटमैन विश्व बंधुत्व के भावना को दिखलाना चाहता है, भाईचारे की भावना को दिखलाना चाहता है। ही सेज दैट, वॉल्ट विटमैन कहता है कि ऑल द मैन ऑफ द वर्ल्ड आर क्रिएटेड इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, ब्लड एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वॉल्ट विटमैन कहता है कि संसार के जितने भी लोग हैं सभी के सभी आर क्रिएटेड इक्वल, समान बनाए गए हैं, समान निर्मित किए गए हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, उसके जन्म के आधार पर, ब्लड उसके खून के आधार पर, एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी और शरीर के अंगों के आधार पर। कास्ट एंड रिलीजन, धर्म और जाति आर द क्रिएशन ऑफ मैन। धर्म और जाति, समुदाय, मजहब वगैरह ये तो मानव की रचना है, विच क्रिएट अ गैप बिटवीन मैन एंड मैन, जो कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच गैप यानी दरार उत्पन्न कर देता है। अर्थात मानव और मानव के बीच ये जो कास्ट और क्रीड है, जाति मजहब है, ये गैप यानी दरार उत्पन्न कर देता है। फर्दर ही सेज दैट, आगे वो कहता है कि इट इज फ्यूटाइल टू फाइट, कि लड़ना व्यर्थ है, लड़ना बेकार है। किस लिए लड़ना बेकार है? फॉर द इंपोर्टेंस ऑफ दीज मैन मेड थिंग्स, इन मानव निर्मित चीजों के लिए लड़ना बेकार है, व्यर्थ है। ही ऑब्जर्व्स, वह निरीक्षण करता है, वह जांच करता है। क्या चीज देखता है? द सोशल इविल यानी सामाजिक बुराइयों का निरीक्षण करता है, सामाजिक बुराइयों को देखता है। किस रूप में? एज स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ग्रीष्म ऋतु के घास के कांटे के रूप में। कवि जो है वो सामाजिक बुराइयों को, अर्थात समाज में चल रहे बुराइयों को गर्मी के मौसम के घास के कांटे के रूप में देखता है, विच गिव्स पेन, जो कि दर्द देता है, टू द साउल, आत्मा को, ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों की आत्मा को दर्द देता है। दस इस प्रकार से इट सीम्स, ऐसा मालूम पड़ता है, दैट दिस इज अनमैचेबल पोएम, कि यह एक बेजोड़ कविता है, विच शोज द सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना दिखलाता है, भाईचारे की भावना को दिखलाता है। चलिए तीसरा समरी कर लेते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट is an important poem written by a great poet W.H. Auden. Now the leaves are falling fast एक महत्वपूर्ण कविता है जो कि W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही shows, वह दिखलाते हैं, क्या दिखलाते हैं? द अनफुलफिल्ड एंड इनहेरेंट एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव के जन्मजात निराशा को दिखलाते हैं। और क्या दिखलाते हैं? इन विच, कौन सी निराशा? इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड फाइनली डाइज, जिसमें हर एक व्यक्ति जीता है और आखिरकार मर जाता है। इस कविता में जो कवि है वॉल्ट विटमैन, और जो इस कविता का जो कवि है W.H. Auden, वो मनुष्यों के ऐसे आशाओं को दिखलाते हैं जो कि कभी पूर्ण नहीं हो सकते। अर्थात हर एक व्यक्ति जन्मजात निराशा में जीता है और फिर मर जाता है। फॉलिंग और लिव्स, फॉलिंग ऑफ लिव्स अर्थात पत्तियों का गिरना, सोच दिखलाता है। पत्तियों का गिरना क्या दिखलाता है? द मोर्टेलिटी ऑफ मैन, मानव की मरणशीलता, कि किस प्रकार इंसान मर जाता है। बट द प्राम्स शोज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लेकिन चार चक्का वाला बच्चा गाड़ी जो है ये जीवन की निरंतरता को दिखलाता है। कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है ना, वो वृद्ध हो, बड़ा हुआ, वयस्क हुआ, फिर वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर मर जाता है, लेकिन अपने समान फिर कोई ना कोई चार चक्का वाला बच्चा गाड़ी छोड़ देता है। ये सभी क्या है? ये लाइफ साइकिल है, इस चीज़ को दिखलाता है। 10 इस प्रकार से मोर्टेलिटी एंड कंटिन्यूटी, मरणशीलता, मोर्टेलिटी और कंटिन्यूटी, मरणशीलता और निरंतरता, आर द टू व्हील्स, ये दो पहिए हैं, ऑन विच लाइफ रन, जिसपे कि जीवन चलता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, एवरी इविल नेचर्ड पर्सन, बुरे स्वभाव का व्यक्ति, आर लाइक द मैसेंजर्स ऑफ डेथ, ये मृत्यु का यमराज के जैसा है, मृत्यु के संवाहक के जैसा है। हु ऑलवेज ट्राई, जो कि हमेशा प्रयास करता है, टू डिटेच एस, हम लोगों को जुदा कर देने का, कहाँ से? फ्रॉम आवर रियल डिलाइट, हमारे वास्तविक खुशी से। कवि के अनुसार हमारे आसपास रहने वाले कुछ ऐसे बुरे विचार के लोग होते हैं जो कि बिल्कुल उसी यमराज के जैसा काम करता है, जो कि हमें हमारे वास्तविक खुशी से अलग कर देता है। जिस प्रकार से यमराज हमारे शरीर को हमारी आत्मा से दूर कर देता है, उसी प्रकार से ये लोग, ये बुरे विचारधारा के लोग हमारे वास्तविक खुशी से हमको अलग कर देते हैं। फर्दर ही सोज आगे वो दिखलाते हैं द हेल्पलेसनेस ऑफ द ओल्ड पर्सन, बूढ़े लोगों के लाचारी को दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द वांडरिंग ट्रोल्स, जंगल में भटकते हुए जंगली जानवर की मदद से। कहाँ? इन द वुड फॉर देयर फूड विदाउट एनी सक्सेस, तो जंगल में भटकता हुआ जंगली जानवर बिना किसी सफलता के अपने भोजन के लिए किस तरह से चिलचिलाते हुए दौड़ता है, उसके मदद से दिखलाता है। हैविंग सीन इट, इस प्रकार से उस जानवर को देखकर, अर्थात जंगल में भूख से मरता हुआ, बिलबिलाता हुआ जंगली जानवर को पतझड़ जंगल में भटकता हुआ देखकर
इस चीज को देखकर द नाइटिंगेल स्टॉप सिंगिंग, बुलबुल नाम की चिड़िया जो कि मधुर गाती है वो गाना बंद कर देती है, एंड फील्स विथ पिटी और दया से भर जाता है। लाइकवाइज द नेचर्ड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज का जो नेचर्ड पर्सन है, जो वर्चुअस पर्सन है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, फील विद पिटी, वो भी क्या होते हैं, वो दया से भर जाते हैं टुवार्ड्स द ओल्ड पर्सन, बूढ़े लोगों के प्रति, एंड टू मेक देयर लाइफ इजी एंड प्लीजेंट, किस लिए, एंड ट्राई टू मेक देयर लाइफ इजी एंड प्लीजेंट, और उन बूढ़े लोगों के जीवन को आसान और सुखद बनाने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बैड माइंडेड होते हैं, बुरा प्रकृति के होता है, जो कि हमारे वास्तविक खुशी में विघ्न बाधा डालता है। वो सभी हमारे लिए यमराज के भांति हैं, और हमारे समाज में कुछ बुलबुल के भांति लोग भी होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। आगे बताया, वाटरफॉल इज द सिंबल ऑफ द गुड एंड वर्चुअस वर्क। वाटरफॉल जो है, झरना, इज द सिंबल ऑफ गुड एंड वर्चुअल वर्क्स। ये क्या चीज का प्रतीक है, ये अच्छाई और अच्छे अच्छे कामों का प्रतीक है। किस समय का अच्छा काम, ऑफ द यूथ एज, अर्थात जमाने में किए गए अच्छे कामों का प्रतीक है, विच सेटिस्फाई अस इन द लास्ट जर्नी ऑफ द लाइफ, जो कि हम लोगों को जीवन के अंतिम पड़ाव में संतुष्ट करता है। अगला समरी है ऑड टू ऑटम से। द पोएम ऑड टू ऑटम हैज बीन रिटेन बाय ग्रेट नेचर पोएट जॉन कीट्स। कविता जो है ऑड टू ऑटम, ये एक महान प्रकृति कवि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही शोज द ब्यूटी ऑफ नेचर ड्यूरिंग ऑटम। इस कविता में जो कवि है वो शरद ऋतु के दौरान प्रकृति के सुंदरता को दिखलाते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले द पोएट हैज शोन, कवि ने दिखलाया है, क्या दिखलाया है, अ बोसोम फ्रेंडशिप, एक घनिष्ठ मित्रता दिखलाया है। किसके बीच मित्रता दिखलाया है, बिटवीन ऑटम एंड मैच्योरिंग सन। ऑटम अर्थात शरद ऋतु, और मैच्योरिंग सन का मतलब होता है उष्मा और ऊर्जा से बढ़ता हुआ प्रकाश। तो उष्मा और ऊर्जा से बढ़ता हुआ प्रकाश और शरद ऋतु के बीच एक घनिष्ठ मित्रता, जिगरी दोस्ती को दिखलाता है। बोथ द फ्रेंड्स हेल्प फ्लावर्स एंड फ्रूट टू बिकम जूसी। दोनों मित्र क्या करते हैं, फूलों को और फलों को मदद करता है ताकि वो जूसी हो जाए, मीठा हो जाए, रसदार हो जाए। द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स एंड ट्री कवर विद वेरियस कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड टेस्टी फ्रूट्स। और वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों से, स्वादिष्ट फलों से भर जाते हैं। द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग, विनोइंग एंड सीडर प्रेसिंग इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग दिस सीजन। और इसी मौसम के दौरान फसल की कटाई का काम, उसका धुनाई का काम, तिलहन की पेराई का काम इत्यादि चलने लगता है। देयर इज नथिंग बट ग्रेन्स एवरीवेयर, और हर जगह अनाज ही अनाज होता है। नेचर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, बिसाइड इट द प्लीजेंट वाइंड ब्लोज विद द फ्यूम ऑफ वेरियस फ्लावर्स। प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है, इसके अलावा खुशबूदार हवाएं चलती है जो कि क्या करती है, सुगंधित हवाएं पूरा नेचर को गमगीन कर देती है, यानी खुशबू फैला देती है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप वेरियस बर्ड, कई सारे पक्षी, क्रिएचर्स, जीव जंतु, एंड एनिमल्स, और यहाँ तक कि जानवर भी, बिगिन टू चर्प, अर्थात पक्षियाँ जो है वो चहचहाने लगते हैं, ब्लीड, और जो जीव जंतु है वो भेड़ वगैरह मिमियाने लगते हैं, एंड सिंग हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ गाने गुनगुनाने लगते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट पोएम को भी कर लेते हैं, 4 हो गया। 5वां पोएम का समरी, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ इज अ रिमार्केबल पोएम रिटेन बाय ग्रेट पोएट वॉल्टर डिलामेयर। एन एपिटाफ एक यादगार कविता है जो कि एक महान कवि वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही शोज द इंपोर्टेंस ऑफ द ब्यूटी ऑफ द हार्ट एंड बिहेवियर। इस कविता में वॉल्टर डिलामेयर जो है वो हृदय और उसके व्यवहार की सुंदरता को दिखलाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अर्थात वॉल्टर डिलामेयर के अनुसार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, 2 प्रकार की सुंदरता होती है, एक्सटर्नल ब्यूटी और द ब्यूटी ऑफ द बॉडी, एक तो बाहरी सुंदरता या बोलो शारीरिक सुंदरता, एंड इंटरनल ब्यूटी और द ब्यूटी ऑफ द हार्ट, एक सुंदरता क्या है, आंतरिक सुंदरता या तो बोले कि हृदय की सुंदरता। फर्दर ही सेज दैट, आगे वो कहते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी इज ट्रांजिएंट, बाहरी सुंदरता तो क्षणिक होती है, क्षण भर में गायब हो जाने वाली होती है, बट बिकॉज इट वानिसेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एज, अकॉर्डिंग टू एज। लेकिन क्यों क्षणिक हो जाती है, क्यों क्षण भर में गायब हो जाती है, क्योंकि ये समय के साथ, उम्र के साथ गायब हो जाती है। बट इंटरनल ब्यूटी, लेकिन अंदर की जो सुंदरता है, हार्ट की जो सुंदरता है, हृदय की सुंदरता, इज, वो है, क्या है वो, इन ट्रांजिएंट, वो शाश्वत रहने वाली है। बिकॉज इट नेवर वानिसेस, क्योंकि ये कभी भी गायब नहीं होती है। अ पर्सन इज ऑलवेज रिमेंबर्ड, किसी व्यक्ति को हमेशा याद किया जाता है, किस लिए याद किया जाता है, फॉर द ब्यूटी ऑफ द हार्ट एंड बिहेवियर। किस भी सुंदरता के लिए याद किया जाता है, फॉर द ब्यूटी ऑफ हार्ट एंड बिहेवियर, उसके दिल की सुंदरता और उसके व्यवहार की सुंदरता। अर्थात कोई व्यक्ति दिखने में कितना सुंदर है उससे कोई याद नहीं करता उसके मर जाने के बाद। कोई आदमी मर गया है, अगर वो दिल से सुंदर था, अपने व्यवहार से सुंदर था, बात वार्तालाप से सुंदर था, उसको याद किया जाता है। ही सोच दिस, इस चीज को कभी दिखलाते हैं
दिस थीम, इस भाव को, इस आशय को दिखलाते हैं, रिमेंबरिंग हिज स्वीट हार्टेड लेडी, अपने सबसे मधुरतम महिला को याद करते हुए, हु हैज़ बीन इनग्रेव्ड, जिसे दफना दिया गया, एंड एन एपिटाफ हैज़ बीन बिल्ड, और एक एपिटाफ अर्थात एक कब्रलेख भी बना दिया गया, कहाँ, इन हर मेमोरी, उसके याद में बना दिया गया। तो हम लोग 5 पोएम को कंप्लीट कर लिए और इसमें से एक क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा, तो 10 नंबर तो वहाँ आप ऑथर का नाम याद कर लीजिए और एक पोएम का समरी याद कर लीजिए, 15 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ट्रांसलेशन भी है, आप ट्रांसलेशन भी इसके बजाय कर सकते थे, लेकिन इससे बेहतर होगा ये याद करें, इससे नंबर नहीं कटेगा, ट्रांसलेशन में नंबर कटने का चांसेस है, ट्रांसलेशन ऑप्शन में रखिए। तो चलिए हम लोग दूसरा आते हैं कि पहले समरी किए, उसके बाद 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 आपको देगा बनाने के लिए, आपको 5 बनाना है। वो 5 कैसे बनेगा, आपको 33 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, आप इसको याद करिए, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत याद हो जाएगा। इसमें से 5 आपको वहाँ लिखना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। पहले तो प्रोज से ले लेते हैं 21 क्वेश्चन, है ना, और उसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी से द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि मस्तिष्क जो है एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, और ऐसा क्या चीज़ है जो मस्तिष्क को बेचैन बनाता है। उसका आंसर है, गांधी सेज दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि मस्तिष्क जो है वो एक बेचैन पक्षी है, बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, क्योंकि जितना अधिक यह प्राप्त कर लेता है उतना और चाहता है और उसके बावजूद भी लगातार असंतुष्ट रह जाता है। आवर अनब्राइडल्ड पैशंस मेक द माइंड रेस्टलेस, और हमारे अनियंत्रित इच्छाएं जो है वो हमारे मस्तिष्क को क्या करते हैं, बेचैन बना देते हैं। अर्थात हमारी इच्छाएं अनंत है और इसको पूर्ति करने वाली चीजें, साधन जो है वो सीमित है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। आंसर है, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाट, सभ्यता का वास्तविक अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार और सोच समझकर अपनी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगा देता है। दिस अलोन इंक्रीजेस एंड गिव्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, ये अकेला अर्थात अपनी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाना, ये अकेला क्या करता है, गिव्स कंटेंटमेंट, ये संतुष्टि देता है, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी देता है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस और सेवा करने का क्षमता भी देता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑथर के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। इसका आंसर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अर्थात महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, आधुनिक सभ्यता कुछ और नहीं बल्कि संपत्ति की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, अर्थात यह हमारे अंदर दानवी प्रकृति की पूजा है। थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा वरना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कुछ बताना, सारा ही क्वेश्चन बता देना जितना कि एग्जाम में आएगा, इतना आपको याद कर लेना, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ ऑथ सेरेमनी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ समारोह हुआ था, उस समारोह के अवसर पर इस भाषण को दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन भावनाओं से क्यों भर गए थे, वो क्यों अभिभूत हो गए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपुल हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। डॉक्टर जाकिर हुसैन भावनाओं से बढ़ गए थे, किसके कारण, क्योंकि लोगों ने, जनता ने इस संसार के जो सबसे उच्चतम कार्यालय होता है उसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुनकर, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन में अपने इच्छाओं को अर्थात अपने विश्वास को जो जाहिर किया था, उस विश्वास के वजह से डॉक्टर जाकिर हुसैन भावनाओं से भर गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट ऑथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कसम खाया था, क्या शपथ लिया था। ही टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, और डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं क्या शपथ लेते हैं, आगे बताया, ही प्लेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर द इंडियाज स्ट्रेंथ, वो स्वयं शपथ लेते हैं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने का, एंड प्रोग्रेस और इसके उन्नति का, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और इस देश के लोगों के कल्याण का, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, बिना जाति, मजहब, रंग इत्यादि देखे डॉक्टर जाकिर हुसैन इस देश के सभी नागरिक का समान रूप से विकास और उसके सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रतिज्ञा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, लेखक के घर कौन मिलने आ रहा था। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, लेखक के घर नानू काका मिलने आ रहे होते, तो पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड
वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर्स विद हिज होम, और वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर, है ना, नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने कहाँ गया था? आंसर है इसका नानू काका वेंट टू द नॉर्थ ब्लॉक टू मीट द मिनिस्टर विद हिज नेफ्यू। तो नानू काका जो है अपने भतीजे के साथ नॉर्थ ब्लॉक जाता है, किसके मिलने के लिए? नेफ्यू उसका है मनोहर मलगांवकर जो कि उसका भतीजा है। नानू काका अपने भतीजे के साथ मिनिस्टर से मिलने नॉर्थ ब्लॉक जाता है, आपको याद रखना नॉर्थ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतीराम? नानू काका ने सोहन लाल रतीराम को कैसे इंप्रेस किया? तो नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतीराम इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज अ जमींदार। नानू काका ने सोहन लाल रतीराम को इम्प्रेस किया अपने आप को जमींदार के तौर पे परिचय देते हुए। एंड बोजोम फ्रेंड ऑफ द एम्बेसडर हजरत बरकत अली। और इतना ही नहीं, नानू काका ने कहा कि मैं कौन हूँ? मैं हजरत बरकत अली का जिगरी दोस्त हूँ, उसका बचपन का दोस्त हूँ। बोजोम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त होता है। तो नानू काका ने कहा कि मैं एक जमींदार हूं और हजरत बरकत अली का जिगरी दोस्त हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर से अबाउट द लाइफ ऑफ द निग्रो? मार्टिन लूथर किंग जूनियर निग्रो समुदाय के लोगों के जीवन के बारे में क्या कहते हैं? आंसर है, ही सेज दैट द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्ट्रिक्ट कीपर्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सिग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर जूनियर निग्रो समुदाय के लोगों के लिए कहता है कि निग्रो समुदाय के लोगों को अलगाववाद की बेड़ियों और सिग्रीगेशन अर्थात भेदभाव की हथकड़ियों से अपाहिज बना दिया गया है। दे स्टिल लिव ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पुबर्टी इन अमेरिका। और निग्रो समुदाय के लोग इस अमेरिका जो कि धन संपत्ति का महान देश है, इस महान देश में भी आज किसी गरीबी के वीरान टापू पे रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज देयर प्लेस? उनका शपथ क्या था? मार्टिन लूथर जूनियर का क्या शपथ था? देयर प्लेस इज दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड ऑन द वे ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उनका शपथ था, उनका कसम था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सभी निग्रो समुदाय के लोग अपने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज़ आउटसाइड ऑफ आवर हर्ड? अर्थात हमारा एटीट्यूड कैसा होता है उन लोगों के प्रति जो कि हमारे समूह से बाहर है। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज़ आउटसाइड ऑफ आवर हर्ड इज एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल। हमारा उन लोगों के प्रति जो कि हमारे समूह से बाहर है वैसा ही व्यवहार होता है, वैसा ही घातक व्यवहार होता है जैसा किसी एक जानवर का दूसरे जानवर से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से एक जानवर दूसरे जानवर को हमेशा नुकसान पहुंचाने में रहता है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहता है, उसी तरह से इंसानों में भी है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लिए बड़ा ही घातक हो जाता है जो कि एक धर्म से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 14 में, डिड लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या भाषा ने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? यस, लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, भाषा ने ह्यूमन इतिहास में या मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इट एनेबल्स ह्यूमन बीइंग टू हैंडल ऑन डिस्कवरीज। इट एनेबल्स ह्यूमन बीइंग, भाषा ने क्या किया है? मानव को काबिल बना दिया है, किस लिए? टू हैंड ऑन डिस्कवरीज, अर्थात खोजों को, नए नए खोजों को हैंड ऑन, पास ऑन कर देने के लिए। एंड इन्वेंशन, और आविष्कारों का कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को ट्रांसफर करने के लिए भाषा ने बहुत ज़्यादा मदद किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन ऑन अनदर? क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रहने के लिए सिखाया, फ्रेंडली रहने के लिए सिखाया? यस, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहना सिखाया है। इट हैज टॉट अस टू कोऑपरेट वन अनदर इन एवरी नीड ऑफ लाइफ। और सभ्यता ही है जो कि हमें इंसानों के हर एक नीड में, उसके हर एक आवश्यकता जरूरत पे एक दूसरे का कोऑपरेट अर्थात मदद करने के लिए सिखाया है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर डिड सीबी लिव? सीबी कहाँ रहता था? सीबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन इन जापान। सीबी जो है जापान के एक हार्बर, एक बंदरगाह था, वहीं रहता था। हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कॉन्फिस्केटेड गार्ड? और उस जब्त किए गए कोहड़े के लिए क्यूरियो डीलर ने कितने पैसे दिए थे? द क्यूरियो डीलर पेड 50 येन फॉर द कॉन्फिस्केटेड गार्ड। उस जब्त किए गए कोहड़े के लिए क्यूरियो डीलर ने 50 येन दिए थे। व्हाट डिड सीबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स? जब सीबी को कोहड़े कद्दुआ वगैरह संग्रहित करने से मना कर दिया गया था तो सीबी क्या करने लगा? ही बिगेन टू टेक इंटरेस्ट। आंसर है, ही बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग पिक्चर्स। सीबी जो है वो तस्वीरों को रंगने में इंटरेस्ट लेने लगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द हेंस
अबाउट द बिजनेस ऑफ द हेंस, कि बेंजी जो है वो मुर्गियों के व्यापार के बारे में क्या समझते थे। आंसर है बेंजी अंडरस्टैंड दैट अ हेंस एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स। बेंजी को लगता था कि मुर्गी किस लिए होता है, मुर्गी होता है अंडे देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सुपरस्टिशन एज एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर अ बेबी बिफोर द बर्थ, कि किसी बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिए नए नए खिलौने या कपड़े ले लेने के पीछे क्या अंधविश्वास होता है। बैड लक इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद द एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द बेबी बिफोर द बर्थ। बैड लक, ये जो यही अंधविश्वास होता है कि किसी बच्चे के जन्म से पहले अगर नए नए कपड़े ले लिए जाए या उसके लिए खिलौने ले लिए जाए तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट अकॉर्डिंग टू लोबोव इज द मेन डिफेक्ट ऑफ लीप। लोबोव के अनुसार लीप का मुख्य डिफेक्ट अर्थात सबसे महत्वपूर्ण खराबी क्या था। अकॉर्डिंग टू लोबोव के अनुसार द मेन डिफेक्ट ऑफ लीप का जो महत्वपूर्ण खराबी था, दोष था, इज दैट इट इज अ पग जाओ डॉग, कि ये क्या था, एक पग जाओ डॉग। पग जाओ डॉग वो वोडाफोन में नहीं दिखाता, वो प्रचार में जो कुत्ता रहता है, वो आप सर्च कर लीजिए, वो आ जाएगा कुत्ता, एक तरह का नस्ल है कुत्ते का और कुछ नहीं। तो ये तो 21 क्वेश्चन था जो कि प्रोज से था। अभी 10 क्वेश्चन पोएम से आएगा, इसको भी कंप्लीट कीजिए और सारा याद कर लीजिए। देख सकते हैं कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज है, एकदम एक एक लाइन में सारा आंसर है। 10 क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर ऑब्जर्व इन समर। कवि जो है वो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज़ का निरीक्षण करते हैं। द पोएट वॉल्ट विटमिन ऑब्जर्व अ स्पीयर इन द समर। ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी में ग्रीष्म ऋतु के कांटा यानी कांटे को ऑब्जर्व करते हैं, यानी समाज में चल रही बुराई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम। किस अर्थ में सूर्य जो है वो शरद ऋतु से मिलता है। द सन कंस्पायर्स विद ऑटम टू मेक नेचर प्लीजेंट। सूर्य जो है वो शरद ऋतु से मिलता है ताकि वो नेचर को अर्थात प्रकृति को खुशनुमा बना दे। कैसे, लोडिंग एंड ब्लेसिंग ट्रीज एंड क्रीपर्स विद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ताकि कैसे बना दे वृक्षों को और लताओं को फूलों और फलों से लाद कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, इसका आंसर है एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम इन द मेमोरी ऑफ द लेडी इन द मेमोरी ऑफ द डेड। अर्थात किसी मृतक व्यक्ति की याद में किसी कब्र पर खोद कर लिखा गया लिखावट को हम लोग एपिटाफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एट ऑल द सोल्जर डाइज इन द बैटल फील्ड। अगर किसी तरह से सोल्जर जो है वो युद्ध मैदान में मर जाता, हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड। तो वो किस प्रकार से अपने आप को याद किए जाना चाहता। तो इसका आंसर है द सोल्जर वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड हिज मैट्रिडम एज अ ट्रू डिसेंडेंट ऑफ हिज मदरलैंड। सोल्जर जो है वो अपने शहादत को अपने मातृभूमि के सच्चे संतान के रूप में याद किया जाना चाहता है। हु फाउट फॉर द ग्लोरी ऑफ हिज मदरलैंड टिल हिज लास्ट ब्रेथ। जिन्होंने अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए, अपने मातृभूमि के ग्लोरी, उसके प्रतिष्ठा के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ा। हिज ब्यूरियल शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। और उसके लाश को, उसके दफन स्थल को इंग्लैंड का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल। मैकेविटी को क्रिमिनल क्यों बोला गया। मैकेविटी इज टर्म्ड अ क्रिमिनल बिकॉज इट डज मेनी क्राइम्स लाइक लूटिंग। मैकेविटी को क्रिमिनल कहा गया बिकॉज इट डज मेनी क्राइम, क्योंकि ये बहुत सारे अपराध करते हैं। कैसे, लाइक लूटिंग, जैसे कि लूटिंग लार्डर्स, जैसे भोजन रखने वाले अलमीरा को लूट लेते हैं। ड्रिंकिंग मिल्स, दूध पी जाते हैं। एंड किलिंग पेग्स, और चूहे के बच्चों को भी मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज द पोएट कॉल द मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। कवि जो है वो मैकेविटी को रहस्यमय बिल्ली क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या रहस्य छुपा है उसमें। आंसर है मैकेविटी डज अ लॉट ऑफ क्राइम। मैकेविटी बहुत सारे अपराध करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग मिल, जैसे दूध पी जाते हैं। लूटिंग लार्डर्स, भोजन रखने वाले अलमीरा को लूट लेते हैं। ब्रेकिंग ग्लासेस, और घर के शीशे को तोड़ देते हैं। बट इज नेवर काउट, लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते हैं। कहाँ, ऑन द सीन ऑफ क्राइम, घटनास्थल पर। सो इसीलिए द पोएट कॉल्स मैकेविटी अ क्रिमिनल, अ मिस्ट्री कैट। इसलिए कवि जो है वो मैकेविटी को एक रहस्यमय बिल्ली बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द फायरहाइम से टू द पोएट। फायरहाइम अर्थात अग्निवंदना कवि को क्या बोलते हैं। फायरहाइम said to the speaker that he had been forgiven for observing the custom of his religion। फायरहाइम अर्थात अग्निवंदना, जो आग है, वो कवि से कहता है कि तुम्हें माफ कर दिया गया है क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य को निभा लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, why did the speaker in the poem snake decided to wait। कविता जो स्नेक है उसमें जो कवि है वो रुकने का क्यों निर्णय लेता है। आंसर है द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट। जो कवि है वो रुकने का निर्णय लेता है बिकॉज द स्नेक हैड कम टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर बिफोर ही कैम। क्योंकि सांप जो है वो वाटर ट्रफ पर, वो नाद वाला, पानी वाला नाद पे कवि से पहले आ चुका था, इसीलिए कवि रुकने का
निर्णय ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक? कवि जो है वो सांप को क्यों पसंद करता है? इसका आंसर है द स्पीकर लाइक द स्नेक बिकॉज ऑफ इट्स अट्रैक्टिव ब्यूटी। कवि सांप को पसंद करता है क्योंकि सांप जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था दिखने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आखिरी क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर कमला दास से डेट सी हैज़ लॉस्ट हर वे? कमला दास जो है वो क्यों कहती है कि उन्होंने अपने रास्ते को खो दिए, अपने पथ को खो दिए? आंसर है सी सेज डेट, वो कहती है सी हैज़ लॉस्ट हर वे, कि उन्होंने अपने रास्ते को खो दी बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, क्योंकि उसके दादी माँ के मर जाने के बाद डेट वेरी हाउस इज नाउ ऑन ब्रीम ऑफ रूइन, वो जो घर है ना वो लगभग अब बर्बादी के कगार पर आया, अर्थात बर्बाद ही हो गया। वेयर सी हैज़ गॉट मच लव एंड अफेक्शन, जहां उसे कभी बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह मिला था। नाउ देयर इज नन टू शो लव, लेकिन अब उस घर में प्यार करने के लिए कोई नहीं है, एंड अफेक्शन, और स्नेह करने के लिए भी कोई नहीं है, टू हर यानी कमला दास को। तो चलिए गाइस, हम लोगों का 31 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। इसको बस याद कीजिए, एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में आपके लिए बना दिया गया, और इसमें से 10 में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है एग्जाम में, जो कि आएगा ही आएगा। तो फटाफट इसको याद कर लीजिए, और बाकी का जो पोर्शन है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, 15 नंबर के लिए क्या करना है आपको वो बता दिए, 10 नंबर के लिए क्या करना है वो बता दिए। अब 8 नंबर रह जाता है सब्जेक्टिव से, उसमें एक्सप्लेनेशन आएगा प्रोज से और पोएम से। 4 क्वेश्चन देगा प्रोज में भी, 4 क्वेश्चन देगा पोएम में भी, कोई एक एक्सप्लेन करना है। तो कैसा क्वेश्चन आता है आप देखिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक एक करके हम बताते हैं। ये क्वेश्चन आपको सेम याद कर लेना और वहां पे जाके लिख देना, यही आएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रोज से ले रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, कि इस संसार के कोई भी हिस्से में नहीं, किसी भी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन, कि सभी लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर लिया है, कि हर एक व्यक्ति किसी भी सभ्यता का परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी का आगे इसको एक्सप्लेन करना है। तो द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी। प्रस्तुत जो पंक्ति है वो लिया गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले तो इसमें एक ट्रिक बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन दे दे, कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दे, आपको यही करना। सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये किस कविता से या किस प्रोज से है। आप जैसे ये महात्मा गांधी वाला से था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बस उसको पकड़ना है और लिखना द प्रेजेंट लाइन। अब प्रेजेंट लाइन लिख करके, ये जो लाइन लिखा हुआ है ऊपर, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अंडर नो सिविलाइजेशन, ये वाला लाइन आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद लिखना है हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज, इसको लिया गया है प्रोज से। किसका प्रोज से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी, जिसको महात्मा गांधी। इतना लिखेंगे तो ऑलरेडी आपका 7-8 लाइन भर जाएगा। उसके बाद क्या लिखना? उसके बाद लिखना अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट वांट्स टू शो, कभी दिखलाना चाहता है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इट हैज बिकम अ फैशन, कवि के अनुसार इट हैज बिकम अ फैशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये आधुनिक सभ्यता का, आधुनिक जीवन का एक फैशन बन गया है। क्या फैशन बन गया है? टू लीव देयर ऑन सिविलाइजेशन, अपने सभ्यता को छोड़ देना, एंड इवन देयर ऑन लैंड, और अपने धरती को भी छोड़ देना। किसमें? इन सर्च ऑफ परफेक्शन, पूर्णता की खोज में। अर्थात महात्मा गांधी कहते हैं कि आज ऐसा जमाना आ गया है आधुनिक दौर में, लोग अपने सभ्यता संस्कृति को छोड़कर परफेक्शन की खोज में, पूर्णता की तलाश में वो दूसरे सभ्यता की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि बट इट इज नोवेयर, जबकि ये कहीं है ही नहीं प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये कहीं भी उपस्थित नहीं है। कोई भी सभ्यता उतना परफेक्ट नहीं कि उसका हर एक व्यक्ति परफेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ जो है वो घर के दहलीज पर इंतजार कर रही थी। हर फेस वॉज रिथर्ड इन स्माइल, और उसकी जो चेहरा है वो खुशी से खिला उठी। ये किससे लिया गया? इसको एक्सप्लेन करना है। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज अ पिंच ऑफ सनफ, प्रस्तुत पंक्ति प्रोज पिंच ऑफ सनफ से लिया गया है, रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर, जिसको मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। हियर ही वांट्स टू एक्सप्रेस द रियल चेयरफुलनेस, यहाँ वो दिखलाना चाहता है वास्तविक खुशी को। किसका? ऑफ अ वुमन, किसी महिला का वास्तविक खुशी को दिखलाना चाहता है। हुज पैटर्नल फैमिली मेंबर कम टू सी हर, जब उसके नेहर से कोई मिलने आ जाता है। अर्थात कोई महिला कब पूर्ण रूप से खुश हो जाती है? जब उसके नेहर से कोई मिलने के लिए आ जाता है। द राइटर्स मदर इज वेरी चेयरफुल, लेखक की माँ बहुत ज़्यादा खुश है। एंड स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप टू वेलकम हर ब्रदर, और दहलीज पे बैठी हुई है, खड़ी है, ताकि वो अपने भाई का वेलकम कर सके, स्वागत कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी मेक प्लेस, हम लोग प्रतिज्ञा ले लेंगे, डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग हमेशा आगे की ओर चलेंगे। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्रतिज्ञा ले लेंगे कि हम लोग को हमेशा आगे चलना है। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच
आई हैव अ ड्रीम। प्रस्तुत पंक्ति जो है वो एक स्पीच, एक भाषण से लिया गया है, उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसको दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। दिस लाइन शोज, और ये पंक्ति दिखलाता है द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प को दिखलाता है, मजबूत इरादे को दिखलाता है। किसका मजबूत इरादा दिखलाता है? ऑफ अमेरिकन निग्रोज सिविल राइट्स मूवमेंट, अमेरिका के जो निग्रो समुदाय के लोग हैं उसके मौलिक अधिकार की लड़ाई को दिखलाता है। इफ वंस दे स्टार्ट वॉकिंग, अगर एक बार वो चलना शुरू कर देंगे, फॉर द कोस्ट ऑफ देयर फ्रीडम, अपने स्वतंत्रता की खोज में, एंड इक्वालिटी, और इक्वालिटी की खोज में, बराबरी की खोज में, दे विल नेवर टर्न बैक बिफोर अचीविंग देयर गोल, तो अपने गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले वो कभी मुड़ेंगे नहीं, ऐसा वो लोग प्रतिज्ञा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज, मेरा एक स्वप्न है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा, एंड लीव आउट ऑफ इट्स ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और धर्म, जाति, समुदाय इत्यादि से उठकर ये जिएगा। तो ये कहाँ से लिया गया? ये है द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच आई हैव अ ड्रीम डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है इसको आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, जिसको कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। हियर ही स्पीक, यहाँ पे वो बोलते हैं, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में बोलते हैं। क्या चीज़ उसका सपन है? सीइंग अमेरिका, अमेरिका को देखना उसका सपन है। कैसा? फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, अर्थात जाति, धर्म इत्यादि से मुक्त देखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि के अनुसार, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, अमेरिका विल बिकम सच अ नेशन, कि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बनेगा वेयर ऑल द सिटीजन्स, जहां पे अमेरिका के सभी नागरिक लिव रहेंगे, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के सिद्धांत का पालन करते हुए। 5वां जो है वो है बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझे बता दिया जाना चाहिए, बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर, बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझे बता देना चाहिए, इट इज नाइदर नंबर नॉर मल्टीप्लिसिटी, ना ही संख्या ना ही इसमें संख्या में वृद्धि, और प्लीजर्स दैट मेक द मैन ऑफ ग्लोरी। अर्थात यहाँ पे जो लेखिका है वो बता रहा है कि मुझे ये बात बता देना चाहिए कि, लेखिका नहीं, वो कवि है जो बोलना चाहता है कि मुझे ये बात बता देना चाहिए कि ये नंबर नहीं है, अर्थात ये मनुष्यों की संख्या नहीं है जो कि उसकी गौरव को बनाता है, अर्थात इंसान बहुत ज़्यादा हो गया ये उसका गौरव नहीं है। द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये प्रस्तुत पंक्ति जो है वो लिया गया है आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऐसे विचार जिन्होंने मनुष्य को मदद किया है। हियर इन द प्रेजेंट लाइन, यहाँ प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पंक्ति में ही सेज डेट, वह कहता है कि वी ह्यूमन बींग, हम मानव प्राणी, कैन नॉट बी ग्लोरियस, हम लोग महान नहीं हो सकते हैं, ओनली इंक्रीजिंग आवर पॉपुलेशन, सिर्फ अपने जनसंख्या को बढ़ाकर हम इंसान महान नहीं हो सकते, और अमेसिंग द मीन्स ऑफ लग्जरीज, या ऐसो आराम की चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोग महान नहीं हो सकते। इट इज़ ओनली द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी डेट मेक्स अस ग्लोरियस, ये हमारे बौद्धिक क्षमता ही है, हमारे बौद्धिक गुण ही है, बुद्धि ही है, जो कि हमको क्या करता है? मेक्स अस ग्लोरियस, हमें महान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एंड सडनली द लैंड वाज फॉर सेल, देयर लैंड, देयर अर्थ विच ऑल दे हैड, और अचानक से उसके जो जमीन था, उसका जो भी था, लैंड अर्थ जो भी बोलिए, अचानक से वो बिकने लगा, है ना, सेल पे आ गया। ये कहाँ से लिया गया? द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज द अर्थ रिटेन बाय H.E. बेट, प्रस्तुत पंक्ति जो है ये द अर्थ नाम के कहानी से लिया गया है, जिसको H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया। जॉनसन वाज अ टेनेंट फार्मर, जॉनसन जो था वो किराएदार किसान था, मतलब किराए पे किसान रह रहा था। हु हैड रेंटेड 4 एकर्स प्लॉट, जिन्होंने 4 एकड़ के प्लॉट को किराए पे दे रखा था। देखिए जॉनसन जो था उसके पास 4 एकड़ का जमीन था, उन्होंने उस जमीन को गिरवी रखकर पैसे ले लिया था और उस जमीन को कभी छुड़ाया नहीं था गिरवी से। अब क्या हुआ, जो मालिक था जिसके पास गिरवी रखा था जमीन, वो उस जमीन को बेचना चाह रहा है। अचानक से जॉनसन का जमीन बिकने लगा है और जॉनसन के पास पैसे नहीं था उसको वापस से छुड़ा लेने का, गिरवी से छुड़ा लेने का। ही हैड स्पेंड अ वैग लाइफ विदाउट सिस्टम एंड हैड नो इंटरेस्ट इन बाइंग हिज ओन लैंड, उन्होंने अपने जीवन को अस्पष्ट रूप से बर्बाद किया और उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था जो अपना जमीन गिरवी रख दिया उसको वापस लेने का। नाउ सडनली, अभी अचानक, द लैंड, वो जो जमीन था, टू वाज फॉर सेल, वो भी बिकने पे आ गया। एज अ रिजल्ट ही फेल डिस्ट्रैक्टेड, इसके परिणाम स्वरूप जॉनसन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, अर्थात उसका ध्यान भटक गया। क्वेश्चन नंबर 7 है
दैट वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ एज वेरियस एज आवर ऑन अमेरिकन सीन। यही जो इंडिया की जो रंग है, अलग अलग प्रकार के यहाँ जो वेराइटी ऑफ ह्यू, अलग अलग जो रंग है इंडिया के, इंडियन जीवन के, वो हमें अमेरिका के उन सभी नज़ारों को दिखलाता है। अर्थात इंडिया में जो ये अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग जो रह रहे हैं, ये हमें अमेरिका के याद दिलाते हैं। यहाँ पे लेखिका जो पल्स एल्सबक है वो बता रही है, क्या कहना चाहते हैं वो सुने। द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। जो प्रस्तुत पंक्ति है वो एक प्रोज से लिया गया जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, भारत एक पर्यटक की नज़रों में, रिटेन बाय पल्स एल्सबक, जिसको लेखिका पल्स एल्सबक के द्वारा लिखा गया है। द प्रेजेंट लाइन शोज, ये प्रस्तुत पंक्ति दिखलाता है दैट इन इंडिया की भारत में सी सॉ पीपुल ऑफ मेनी कलर्स, कि उन्होंने भारत में कई रंगों के लोगों को देखा है, एंड रिलीजन्स, और कई धर्मों को लोगों को देखा है। कैसे देखा है? लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते हुए देखा है, विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, जो कि अनेकता में एकता का एक परिचय है, अनेकता में एकता का एक उदाहरण है। इट रिमाइंड्स हर, यह लेखिका को याद दिला देता है, हर ऑन अमेरिकन ह्यूमन सीन, उसके खुद के अमेरिका, अर्थात लेखिका जो अमेरिका से बिलोंग करती है, वो भारत आई हुई घूमने के लिए, और यहाँ वो अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग रंग के लोगों को जब एक साथ रहते हुए देखता है तो उसको वो अमेरिका याद आ जाता है, ऑफ वेरियस कलर्स रिलीजन, जहाँ पे भी बहुत सारे धर्म और बहुत सारे रंग है। अर्थात अमेरिका में भी काले और गोरे लोग हैं और अलग अलग धर्म है। ये तो प्रोज से था। 4 क्वेश्चन आएगा, आपको कोई एक एक्सप्लेन करना है। 7 हम दे दिए हैं, 7 आपको याद कर लेना है, 4 में से एक आपको एक्सप्लेन करना है। सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी आप छोड़िएगा नहीं, याद ही कर लेना। ये नहीं सोचिए कि 7 में से हम 5 याद कर लेते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा याद करना आपको। पोएम से भी देख लेते हैं, पोएम से भी 4 ऑप्शन आएगा, एक आपको एक्सप्लेन करना है 4 नंबर के लिए। तो पोएम से है पहला क्वेश्चन, हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि एक बार अच्छे भाग्य चले जाए, हाथ से निकल जाए अच्छे मौके, कैन नॉट एडेड अनदर आवर, तो उसमें कोई घंटा, कोई पल, कोई दूसरा लम्हा नहीं जोड़ा जा सकता है। नोर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही कोई बीता हुआ पल जो है वो वापस बुलाया जा सकता है। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो प्रस्तुत पंक्ति है ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, मधुरोत्तम प्यार में ही नहीं जाऊंगा, इससे लिया गया है, कंपोज्ड बाय जॉन डोन, जिसको बनाया गया है जॉन डोन के द्वारा, लिखा गया है जॉन डोन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, मैन इज नाइदर एबल टू रिकॉल एनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, कि इंसानों के पास क्षमता नहीं है कि वो किसी खोए हुए अवसर को दोबारा बुला ले, नॉर इज एबल टू एड अ सिंगल मोमेंट इन लाइफ, और ना ही वो किसी जीवन में कोई दूसरा क्षण, कोई दूसरा लम्हा, कोई दूसरा पल जोड़ सकता है। सो इसीलिए यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, इसलिए जीवन के हर एक अवसर का सदुपयोग करना, अच्छा उपयोग करना, शुड बी द प्राइम गोल ऑफ लाइफ, ये जीवन का क्या होना चाहिए? प्राइम गोल, अर्थात मुख्य गोल होना चाहिए। आगे बता रहा है, अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं मनाता हूँ, स्वयं गाता हूँ, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं सत्य मानता हूँ वो आप भी सत्य मानोगे। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो प्रस्तुत लाइन है, पंक्ति है, इसको कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, मेरा अपना गाना से लिया गया है, कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, जिसको लिखा गया वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। द पोएट हिमसेल्फ इज वेरी प्लीज्ड, कवि खुद में ही बहुत खुश है, एंड एज्यूम्स, और सत्य मानता है, क्या मानता है? डेट एवरी ह्यूमन बींग हैज क्रिएटेड इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि संसार के जो हर एक व्यक्ति है वो अपने शरीर के अंगों के आधार पर समान बनाया गया है, समान निर्मित किया गया है। इट मस्ट बी एज्यूम्ड, इसे अवश्य सत्य मान लेना चाहिए, बाय ऑल द पीपुल, सभी लोगों के द्वारा। शुड बिलीव इन द सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, किस भाव में? विश्व बंधुत्व भाईचारे की भाव में हर एक व्यक्ति को समान बनाया गया, इसे हर एक व्यक्ति को मान लेना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, ये सेवा करने वाले लोग कब्र की ओर चले गए, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और 4 चक्के वाले बच्चे गाड़ी ये निरंतर चलते रहते हैं। इसका आंसर है, द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, प्रस्तुत पंक्ति कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से गिर रही हैं, वहां से लिया गया है, कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, जिसको वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। न्यू बॉर्न स्टार्ट्स इट्स लाइफ व्हाइल इट्स नर्सेस टू द ग्रेव्स, नए बॉर्न अर्थात जो बच्चे होते हैं वो अपने जीवन को शुरू करते हैं, जबकि उसके जो माँ बाप होते हैं वो कब्र की ओर चले जाते हैं। द प्रेजेंट लाइन शोज द साइकिल ऑफ लाइफ, द प्रेजेंट लाइन शोज, ये प्रस्तुत पंक्ति दिखलाती है
द लाइफ साइकिल, जीवन चक्र को दिखलाती है ऑफ लिविंग बीइंग। किसका जीवन चक्र? लिविंग बीइंग अर्थात सजीवों के जीवन चक्र को दिखलाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार कंटिन्यूटी एंड मोरालिटी आर द टू व्हील्स, निरंतरता और मरणशीलता ये दो पहिए हैं, ऑन विच, जिस पर कि द व्हीकल ऑफ लिविंग बीइंग्स रन, जिस पे कि सजीवों के गाड़ी चलते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे एक ना एक दिन मर ही जाना है ना, इसी पे इंसानों के गाड़ी चलते हैं। ये कंटिन्यूटी और मोरालिटी दो पहिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड द नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल नाम की चिड़िया गाना बंद कर देती है, एंड द एंजल विल नॉट कम, और ऐसे स्थिति में फरिश्ते भी नहीं आएंगे। अर्थात जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसको मदद करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। द प्रेजेंट लाइन हैज टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, प्रस्तुत पंक्ति नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट अर्थात पत्तियां तेजी से गिर रहा है, वहां से लिया गया है, कंपोज्ड बाय W.H. Auden, जिसे W.H. Auden के द्वारा लिखा गया। हियर ही शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ अ रनिंग ट्रोल्स फॉर देयर फूड इन द लीफलेस वुड। यहाँ पे कवि दिखलाते हैं कि किस प्रकार से कोई भूख से मरता हुआ बिलखता हुआ जंगली जानवर पतझड़ जंगल में दौड़ रहा है। ऑन सीइंग इट, इसको देखकर द नाइटिंगेल फील्स विद पिटी, बुलबुल नाम की चिड़िया दया से भर जाती है, स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद कर देती है, एंड ट्राइज टू हेल्प देम, और उस भूख से मरते हुए जंगली जानवर का मदद करने का कोशिश करती है। लाइकवाइज, ठीक उसी प्रकार से वर्चुअस पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के जो गुणवान लोग हैं, फील्स विद पिटी, वो भी दया से भर जाते हैं। टू सी द हेल्पलेसनेस ऑफ द ओल्ड मैन, वृद्ध लोगों के लाचारी को देखकर वो भी दया से भर जाते हैं। एंड ट्राई टू मेक देयर लिव्स इजी एंड प्लीजेंट, और उन बूढ़े लोगों के जिंदगी को वो खुशनुमा और आसान बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मुझे लगता है कि शायद वो सबसे सुंदर औरत थी, सबसे सुंदर महिला थी जो कि कभी पश्चिमी देश में थी। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय वॉल्टर डिलामेयर। जो प्रस्तुत पंक्ति है वो एक कविता एन एपिटाफ से लिया गया है, जिसको लिखा गया वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। हियर, इस कविता में ही सेज, वो कहता है, किसके बारे में कहता है? अबाउट अ लेडी, एक महिला के बारे में, हु वाज परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जो कि शायद सबसे ज्यादा सुंदर औरत थी, एंड बिलोंग्ड, और वो कहाँ से थी? एंड बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, जो कि पश्चिमी देश से थी। इस कविता में कवि जो है वो एक महिला का जिक्र करता है जो कि पश्चिमी देश के शायद सबसे सुंदर महिला थी। बट द आइसी हैंड ऑफ द डेथ लिव्स नन, लेकिन ये जो मौत का हाथ है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता। दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज ब्यूटीफुलनेस और अग्निनेस, मृत्यु जो है वो खूबसूरती और बदसूरती को नहीं पहचानता है। ही शोज द ट्रांजिएंसी ऑफ ब्यूटी विच इज नॉट एवर लास्टिंग। इस कविता में कवि ने एक ट्रांजिएंसी दिखलाया सुंदरता के, ट्रांजिएंसी मतलब क्षणिकता को, जो क्षण भर में गायब हो जाता है, विच इज नॉट एवर लास्टिंग, जो कि हमेशा नहीं टिकता, अर्थात सुंदरता जो है वो गायब हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी इन डेट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील। डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। कभी बता रहा है मैं जिस मिट्टी में मर जाऊंगा और वहाँ दफना दिया जाऊंगा वो हमेशा इंग्लैंड हो जाएगा। उस मिट्टी, देयर शैल बी, उस मिट्टी में होगा, इन डेट रिच अर्थ, उस धनी मिट्टी में होगा एक रिचर डस्ट, उससे भी धनी मिट्टी मिला दिया जाएगा। आंसर है द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सोल्जर। प्रस्तुत पंक्ति को द सोल्जर, सैनिक नाम की कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, जिसको रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द पोएट हिमसेल्फ इज अ सोल्जर, कवि खुद एक सैनिक है, एंड इज फाइटिंग इन अ फॉरेन लैंड, और विदेशी भूमि में लड़ रहा है, फॉरेन कंट्री। किस लिए लड़ रहा है? फॉर हिज मदर लैंड इंग्लैंड, अपने मातृभूमि इंग्लैंड के लिए लड़ रहा है। ही विशेष डेट, वो चाहता है, कवि का इच्छा है कि इफ ही डाइज, कि यदि वो मर जाए, देयर यानी वहाँ उस विदेशी भूमि में अगर वो मर जाए, द प्लेस ऑफ द फॉरेन लैंड वेयर विल बी ब्यूरिड विल बिकम इंग्लैंड, और विदेशी भूमि का वो हिस्सा जहाँ पे उसे दफना दिया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। एज द डस्ट ऑफ द बॉडी विल बी कंसील्ड देयर, क्योंकि इस इंग्लैंड के मिट्टी को उस मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है पोएम से, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आई स्वोर टू सेव फायर, मैंने आग को बचाने का कसम खाया, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की इस भुलक्कड़पन के बीमारी से। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायरहाइम कंपोज्ड बाय केकीएन दारूवल्ला। प्रस्तुत पंक्ति जो है वो फायरहाइम, अग्नि प्रार्थना वाला कविता से लिया गया, जो कि केकीएन दारूवल्ला के द्वारा लिखा गया। द पोएट इज अ पारसी बाय रिलीजन, कवि जो है धर्म से एक पारसी है, एंड वर्शिपर ऑफ फायर, और अग्नि का पुजारी है, अग्नि का पूजा करने वाला होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि के अनुसार, फायर समटाइम फॉरगेट्स, कभी कभी आग जो वो भूल जाता है, टू बर्न अ डेड बॉडी कंप्लीटली, किसी लाश को पूर्ण रूप से जलाने के लिए आग भूल जाता है, विच इज अ सिन फॉर अ पारसी, क्योंकि पारसी धर्म के लोगों के लिए एक सिन अर्थात पाप है, गुनाह है। नाउ अब
व्हेन द पोएट गोज टू बर्न द डेड बॉडी ऑफ हिज सन, अब जब 20 साल बाद कभी अपने ही बेटे को डेड बॉडी को जलाने जाता है, ही स्वेयर्स टू बर्न इट कंप्लीटली, तब कभी इसको जलाने का शपथ ले लेता है, कसम खा लेता है, एंड डूइंग सो, और ऐसा करके ही सेव्स द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस, अग्नि को वो भूलने की बीमारी से बचा लेता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। तो बताएं कि 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बुक भी आएगा और ग्रामर भी आएगा, और बुक से 33 मार्क्स आएगा। और बता दिए कैसा कैसा आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, जितना उतना आपको करना है ना। पोएम का नाम, पोएट का नाम याद कर लीजिए, 10 नंबर वहाँ से आ जाएगा। समरी याद कर लीजिए 5 नंबर 15 नंबर। 10 क्वेश्चन शॉर्ट जो आएगा, ठीक है, वहाँ से आप याद कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी 5 का आंसर दीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन आप 14 दे दिए, इसमें से 2 आएगा, आप 14 याद कर लीजिए। तो बुक से कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं कि 17 नंबर जो ग्रामर से आएगा कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो 8 नंबर ऐसे से आएगा, तो फटाफट बता देते कौन कौन सा ऐसे करना। 6 ऐसे करना है, जिसमें पहला दिख रहा होगा आपको टेररिज्म अर्थात आतंकवाद है। द एक्शन विच इज फोर्सफुली डन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल लॉज ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड टेररिज्म। ऐसा कार्य जो हमारे समाज के कानूनों के खिलाफ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आतंकवाद। इट इज डन टू टेरराइज द सोसाइटी, ये क्या किस लिए किया जाता है? इट इज़ डन टू टेरराइज द सोसाइटी, ये समाज को भयभीत कर देने के लिए किया जाता है ऐसे कार्य को। रिलीजियस डोमेस्टिज्म, धार्मिक कट्टरता जो होता है, इज द मेन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग टेररिज्म, यही मुख्य कारण है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में अर्थात पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देना ये किसका काम है? धार्मिक कट्टरपन का काम है। कम्युनल फोर्सेस आर सपोर्टिंग इट, गिविंग मनी एंड रिसेंट वेपन्स। कम्युनल फोर्सेस अर्थात जो सांप्रदायिक एक बल होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं पैसे देकर और आधुनिक हथियार देकर। सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर विलिंगली पैट्रोनाइजिंग टेररिज्म, और इस संसार में, इस देश में कुछ ऐसे भी कंट्री अर्थात इस दुनिया में कुछ ऐसे भी कंट्री है जो कि जानबूझकर टेररिज्म को, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दीज डेज, इन दिनों, टेररिज्म हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। इन दिनों आतंकवाद जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम बन गया, अंतर्राष्ट्रीय परेशानी बन गया। इट हैज़ सो डेंजरस दैट इवन अ पावरफुल कंट्रीज फील डिफिकल्टी टू फेस इट। यह इतना खतरनाक हो गया है कि आज यहाँ तक कि जो पावरफुल देश है, जो शक्तिशाली देश है, वो भी इसका सामना करने से कतराते हैं। नाउ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रूट आउट द रूट ऑफ टेररिज्म। आज पूरी दुनिया इस आतंकवाद के जड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहा है। दाव, हालांकि द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म बीज डिस्कस ऑन द इंटरनेशनल स्टेजेस, हालांकि ये आतंकवाद की परेशानी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा किया जाता है, बट सम कंट्रीज आर येट वेरी रिलक्टेंट इन दिस मैटर। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस मामले में बहुत ही अनिच्छुक दिखते हैं, अर्थात वो आतंकवाद को हटाने में उतना ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखते हैं। डैट विल बी द डे व्हेन द पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू ओवर पावर इट, और वो दिन होगा जब इस देश के जो पावरफुल कंट्रीज, शक्तिशाली देश है, वो सभी ठान लेंगे इसको खत्म कर देने का। द वर्ल्ड विल श्योरली बिकम फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ टेरर। उस दिन ये जो दुनिया है वो निश्चित रूप से टेरर से फियर हो जाएगा, फियर खत्म हो जाएगा, अर्थात ये जो आतंकवाद का डर है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा ऐसे कर लेते हैं। दूसरा ऐसे है करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। एवरी टाइप ऑफ करप्ट एक्शन इज करप्शन। किसी प्रकार का भ्रष्ट कार्य जो होता है वो भ्रष्टाचार होता है। इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मच मोर मनी। ये भ्रष्टाचार क्यों किया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से। फॉलोइंग सम अनफेयर मीन्स, कुछ अनुचित ढंग, फॉलोइंग यानी कि अनुसरण करते हुए, सम अनफेयर मीन्स कुछ अनुचित माध्यमों का प्रयोग करते हुए। आगे दिया गया है नाउअडेज, आजकल आवर कंट्री हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आजकल हमारा देश जो है वो पूरे दुनिया में से सबसे ज़्यादा करप्ट देश में से एक हो गया, भ्रष्ट देश में से एक हो गया। वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैम्स आर बीइंग डन बाय द लीडर्स, बाय आवर लीडर्स। विभिन्न प्रकार के घोटाले हमारे नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। ब्राइब्स आर बीइंग टेकन बाय द करप्ट ऑफिसर्स, और भ्रष्ट ऑफिसर्स के द्वारा घूस लिए जा रहे हैं। एवरी टाइप ऑफ वर्क इज इन एवरी टाइप ऑफ वर्क इन एवरी सेक्टर। हर एक प्रकार के काम में, हर एक क्षेत्र में घूस लिए जा रहे हैं। हेल्पलेस पीपुल आर बीइंग ऑप्रेस्ड, और जो लाचार लोग हैं उसको दबा दिए जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बाय एंड चीटेड एवरीवेयर, और हर जगह उसे लूटा जा रहा है। करप्शन हैज़ पैरालाइज्ड द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, और ये भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर अर्थात जहाँ का कानून है उसको पैरालाइज कर दिया गया है, उसको पैरालाइज कर दिया मतलब अपाहिज बना दिया। आगे बताया पैरालाइज मतलब तो लकवा मार देना, अपाहिज बना देना, समझे। टू रूट आउट द रूट ऑफ करप्शन, इस करप्शन के जड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, इस भ्रष्टाचार के जड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पीपुल शुड बी मच मोर कॉन्शियस टुवार्ड्स इट
लोगों को इसके प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। देयर शुड बी अ रिवोल्यूशन इन द कंट्री अगेंस्ट इट, और देश में इसके विरुद्ध, इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक क्रांति होना चाहिए। स्टर्न एंड इफेक्टिव लेजिस्लेशन शुड बी पास्ड, और स्वच्छ कठोर नियम कानून बनना चाहिए इन द कंट्री, देश में, सो डेट द करप्ट पीपुल, जिससे कि जो भ्रष्ट लोग हैं, विल बीइंग टू ट्रेम्बल बिफोर डूइंग करप्ट एक्शन, वो करप्ट एक्शन अर्थात भ्रष्ट कामों को करने से पहले डर जाए, थरथरा जाए। अगला है थर्ड में कोविड-19 और कोरोना वायरस डिजीज। कोविड-19 या कोरोना वायरस बीमारी। कोविड-19 इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस डिजीज इन दिसंबर 19। कोविड-19 जो है वो एक छोटा सा रूप है कोरोना वायरस डिजीज का, जो कि दिसंबर 2019 में आया है। इज अ डिजीज, ये क्या है, एक ऐसा बीमारी है विच कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि श्वसन तंत्र में बीमारी को उत्पन्न करता है इन ह्यूमंस, मानव में। इट इज द वायरस, ये वो वायरस है दैट हैज इम्पैक्टेड द वर्ल्ड बैडली, जिन्होंने पूरे दुनिया को बुरे तौर पर इम्पैक्ट किया है, अर्थात प्रभाव डाला है। एंड इट स्प्रेड्स, और ये फैलता है, कैसे फैलता है, मेनली थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन, मुख्य रूप से एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तब ये वायरस फैलता है। कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन December 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन मार्च 2019। कोविड-19 जो है वो 2019 में, मार्च 2019, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डेटा गलत दिया गया, वो वहाँ पे सही हो जाएगा। कोविड-19 जो है वो दिसंबर 2019 में वुहान सिटी चाइना में आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक पेंडेमिक। WHO ने कोविड-19 को एक पेंडेमिक करार दे दिया गया। पेंडेमिक मतलब जो पूरी दुनिया में फैल जाए ऐसा बीमारी। The government has been taken strict step to prevent the onrush of this deadly disease। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लगातार कड़ा कदम ले रहा है ताकि इस भयानक, ये जो डेडली अर्थात जानलेवा बीमारी है, इसके उफान को, ऑनरस मतलब उफान, इसके उफान को रोक दिया जाए। ड्यू टू दिस डिजीज, इस बीमारी के कारण लैक्स ऑफ पीपुल हैव लॉस्ट देयर लिव्स, लाखों लोग अपनी जिंदगियों को खो दिए हैं। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट, साइंटिस्ट और डॉक्टर रात दिन काम कर रहे हैं, किस लिए, टू इन्वेंट द प्रॉपर क्योर फॉर दिस डिजीज, ताकि इस बीमारी का, साइंटिस्ट और डॉक्टर जो है रात दिन काम कर रहे हैं ताकि इस बीमारी का इलाज निकाल पाए। हाउएवर, हालांकि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स हैव इन्वेंटेड मैनी वैक्सीन, साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर कई वैक्सीन भी इजाद किए हैं। बट द वायरसेस हैज इवॉल्व्ड इज वेरियस फॉर्म्स, लेकिन वायरस ने अपने विभिन्न रूपों को भी विकसित कर लिया है, सच एज ओमिक्रॉन, जैसे कि अभी नया आ गया ओमिक्रॉन। एट प्रेजेंट, वर्तमान में द होल वर्ल्ड सीम्स हेल्पलेस एंड प्रेइंग टू गेट रीड ऑफ दिस डिजीज, वर्तमान समय में पूरी दुनिया लाचार दिख रही है और इस बीमारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना कर रही है। अगला है राइजिंग प्राइसेस अर्थात महंगाई। महंगाई क्या है? राइजिंग प्राइसेस इज अ बर्निंग इशू इन आवर कंट्री, हमारे देश में महंगाई जो है वो एक ज्वलंत मुद्दा है। इट ब्रेक्स द बैकबोन ऑफ कॉमन मैन, ये सामान्य आदमी के रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। वॉट एवर्स मे बी द कॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, चाहे प्राइस बढ़ने का, महंगाई बढ़ने का कोई भी कारण हो, बट ओनली अ कॉमन मैन फेसेस हार्ड टाइम्स, लेकिन परेशानी सिर्फ सामान्य आदमी को होता है, साधारण आदमी को होता है। समटाइम द गवर्नमेंट रेजेस द प्राइस, कभी कभी सरकार महंगाई को बढ़ा देता है, एंड शेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स, और मगरमच्छ को आंसू रोने लगता है, एंड एश्योर्स, और जनता को विश्वास दिलाता है, टू चेक इट, इस पर रोकथाम लगाने का कि महंगाई अब रुक जाएगा। बट द राइजिंग प्राइसेस रिमेन अनचेक्ड, लेकिन महंगाई जो है वो रुकता नहीं है। द गवर्नमेंट फेल्स टू कंट्रोल द मार्केट, और सरकार जो है वो मार्केट को कंट्रोल करने में असमर्थ हो गया है। देयर मे बी सेवरल कॉजेज ऑफ प्राइस राइज, महंगाई का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा के कारण, समटाइम द प्रोडक्शन ऑफ थिंग गोज डाउन, चीज़ों की जो उत्पत्ति होती है उसमें कमी आ जाता है, अर्थात उतना नहीं उत्पन्न हो पाता चीज़ जितना कि होना चाहिए। इफ़ द प्रोडक्शन इज लेस देन द रिक्वायरमेंट, अगर आवश्यकता से कम प्रोडक्शन हो, यानी कोई भी चीज़ आवश्यकता से कम बनेगा, द सप्लाई इज शॉर्ट, तो सप्लाई घट जाएगा, एंड डिमांड इज हाई, और डिमांड बढ़ जाएगा, जिसके रिजल्ट में महंगाई होगा। ड्राउट्स एंड फ्लड्स आर विटल कॉजेज फॉर द लो प्रोडक्शन, बाढ़ और सुखाड़ ये दो मुख्य कारण है ये लो प्रोडक्शन का, अर्थात कम उत्पत्ति का। पांचवा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, हमारे देश में बेरोजगारी वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहा है। इट इज बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारे देश का ज्वलंत मुद्दा है। द मेनांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी बीफ्ड आउट इफ द कंट्री इज टू बी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, अगर इस देश को एक विकसित देश बनना है
तब इस बेरोजगारी की समस्या को अवश्य ही मिटाना पड़ेगा। बोथ रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट आर पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट टू द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री। दोनों, चाहे ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट का बात करें या अर्बन अर्थात ग्रामीण या शहरी, दोनों बेरोजगारी जो है वो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता पर एक संकट उत्पन्न कर रहा है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट आर मेनी इन नंबर्स। बेरोजगारी के लिए जो कारक महत्वपूर्ण कारक है वो बहुत सारा है, बेरोजगारी का कारण बहुत सारा है। आवर कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग एजुकेटेड यूथ। हमारे जो कॉलेज है, हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो एजुकेटेड शिक्षित यूथ को तो प्रोड्यूस कर रहा, उत्पन्न कर रहा, बट विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उसके लिए जो रोजगार होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं कर रहा, बिना एम्प्लॉयमेंट का वो स्टूडेंट को क्रिएट कर रहा है। आगे, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का अर्थात बेरोजगारी के समस्या का निदान के लिए गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं। स्टूडेंट आर बीइंग मोटिवेटेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। स्टूडेंट को मोटिवेट किया गया ताकि वो अपना खुद का काम, खुद का बिजनेस करे। हाउएवर अ लॉट नीडेड टू बी डन। हालांकि अभी करना बहुत कुछ है इसमें। और लास्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट अनहेल्दी। पॉल्यूशन का मतलब है वातावरण को अनहेल्दी बनाना अर्थात गंदा करना, अस्वस्थ बनाना। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज इन द एनवायरनमेंट इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जब हमारे वातावरण में हानिकारक पदार्थ को छोड़ा जाता है, इसे ही हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। वी ह्यूमन बीइंग मेक इट डर्टी बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। हम मानव प्राणी ही इस वातावरण को प्रदूषित करते हैं अलग अलग क्रियाकलाप करके। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मुख्य रूप से 4 तरह का प्रदूषण होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, है ना। और आगे दिया गया है द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन आर इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन एग्जॉस्ट। और मुख्य कारण जो है पॉल्यूशन का वो इंडस्ट्रियल या अर्थात कल कारखाना से जो मलबा निकलता है, और ह्यूमन एग्जॉस्ट मानव द्वारा किया गया गंदगी एंड वेस्ट व्हीकल्स, और जो गाड़ियों से निकलने वाली पॉल्यूशन है, स्मोक्स, उसका जो धुआं होता है, फॉरेस्ट फायर्स, आग जैसे कि जंगल को जलाया जा रहा है इत्यादि, ये सभी मुख्य कारण है प्रदूषण का। द मोस्ट कॉमन पोपुलेंट, सबसे कॉमन पोपुलेंट अर्थात प्रदूषक जो है उसमें आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और केमिकल पेस्टिसाइड जो कि हम लोग छिड़कते यूरिया DDP वगैरह खेत वगैरह में। ये सब प्रदूषण का मुख्य कारण है। आगे बताया द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन नीड अर्जेंट अटेंशन। ये जो प्रॉब्लम है ना पॉल्यूशन का अर्थात प्रदूषण का समस्या, इसमें बहुत अर्जेंट अटेंशन अर्थात ध्यान देने का जरूरत है एंड ट्रीटमेंट फॉर अचीविंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट, और इसको ट्रीट करने का जरूरत है ताकि हमको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाए, एक स्वस्थ वातावरण मिल पाए। वी नीड टू प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए टू मेक द एनवायरनमेंट प्योर और फ्रेश, और ताकि हम लोग एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण को शुद्ध और साफ सुथरा बना पाएँ। तो अब हम लोग इसको कर लिए। 8 मार्क्स के लिए ग्रामर में आता है, तो हम लोग ऐसे को कर लिए। अब देखते हैं लेटर एप्लीकेशन, ये 5 नंबर के लिए आता है। तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन देंगे, 1 लेटर देंगे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, वो काम हो जाएगा आपका। तो एप्लीकेशन पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखे, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फ्री स्टूडेंटशिप, उससे रिक्वेस्ट करते हुए ताकि आपको मुफ्त विद्यार्थित्व दे दे, फ्री स्टूडेंटशिप दे दे, और सम मनी फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, या गरीब बच्चों के लिए जो फंड आता है उसमें से कुछ पैसे आपको दे दे, पुअर बॉयज फंड दे दे। तो कैसे लिखना है देखिए, आप इस तरह से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, एकदम सेम लिख देना है, टू द प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद जो भी कॉलेज है, जिस कॉलेज के बारे में जहाँ से भी आप वहाँ से लिख दिए, हम यहाँ लिख दिए DSM कॉलेज झाझा जमुई ब्रैकेट में बिहार, आप भी इसी फॉर्म में लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है, मतलब किस लिए लिख रहे हैं, टू ग्रांट फ्री स्टूडेंटशिप, किस लिए एप्लीकेशन है, मुफ्त विद्यार्थित्व प्राप्त करने के लिए, है ना। फ्री स्टूडेंटशिप मिल जाए अर्थात वहाँ पे बिना खर्च का पढ़ने का अवसर मिल जाए, उसके लिए लिख रहे हैं। लिखना क्या है सब्जेक्ट में, अब आगे देखिए। सर या मैडम जो भी रहेगा, जनरली लिख सकते हैं सर। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, बहुत आदरणीय पूर्वक मैं आपसे कहता हूँ कि डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके ही कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। आई एम इन इंटरमीडिएट साइंस 12, मैं इंटरमीडिएट 12 में हूँ साइंस से। आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से लिख दीजिएगा, साइंस है तो साइंस से, कॉमर्स है तो कॉमर्स से। माई सेशन इज फ्रॉम 2020 to 2020।
माई सेशन इज 2022 टू 2020, ठीक है, 2020 से 22 है, आप जिस सेशन में उसमें लिख दीजिए। आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। माई फादर इज ए ऑटो ड्राइवर, मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं। हिज इनकम इज नॉट इनफ टू पे द फी ऑफ माई एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ क्लास 12, उसका आमदनी इतना नहीं है कि वो मेरे क्लास 12 के एग्जामिनेशन फी को पे कर पाए। आई सिक्योर्ड 87% मार्क्स इन द टेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ 12, मैंने 12 क्लास के जो टेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें 87% मार्क्स अर्जित किया है। आई एम वेरी कीन टू माई स्टडी, मैं अपने स्टडी के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति बहुत इच्छुक हूँ। कीन का मतलब होता है इच्छुक। सो काइंडली, इसलिए दया करके, कंसिडरिंग ओवर द एबव सेड मैटर, ऊपर कहे गए बातों पर विचार करते हुए, ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप और सम मनी फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, मुझे फ्री स्टूडेंटशिप दे दीजिए या पुअर बॉयज फंड से कुछ पैसे दे दीजिए। फॉर दिस, इसके लिए, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। योर स्टूडेंट, नाम लिख दीजिए, XYZ कुछ भी है, क्लास लिख दीजिए जिस क्लास में 12, रोल नंबर, ABCD अल्फ़ाबेट जो भी है आप 1 2 3 4 लिख दीजिए, और सेशन आपका जो है वो सेशन आप अपने अनुसार लिख लें। तो एक और एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भी, तो दूसरा एप्लीकेशन देख लीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, आप हिंदुस्तान टाइम का जो एडिटर है उसको एक एप्लीकेशन लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम टू पब्लिश न्यूज़, ताकि वो न्यूज़ को पब्लिश करे। ड्राइंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करते हुए, टू द बैड इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अर्थात आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में खराब विद्युत आपूर्ति के लिए ध्यान को आकर्षित करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स एक पत्रिका जारी करे, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले तो आप इधर राइट साइड में लिख देंगे फ्रॉम, अर्थात कौन लिख रहा है, अपना नाम लिख लेंगे फ्रॉम में और अपना एड्रेस दे देंगे। फिर इधर लिखा हुआ टू, मतलब किसको लिख रहे हैं आप, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ लिखा हुआ पटना, आप जहाँ से हैं वहाँ पे आप लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, किस लिए लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पदाधिकारी, पदाधिकारी के ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में, किस लिए, किसके लिए, टू द बैड इलेक्ट्रिक सप्लाई, बैड इलेक्ट्रिक सप्लाई, खराब विद्युत आपूर्ति के लिए अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। सर या मैडम कोई भी रहेगा, आप उसको लिख दें, या दोनों भी लिख सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में, सर या मैडम। थ्रू योर मोस्ट एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, आपके मोस्ट एस्टिमेटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के माध्यम से। आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, संबंधित पदाधिकारी का, टू द बैड इलेक्ट्रिक सप्लाई इन माय लोकेलिटी, मेरे क्षेत्र में जो खराब विद्युत आपूर्ति है उसके लिए मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। द पीपुल हैव टू फेस डिफिकल्टीज, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पार्टिकुलरली दोज ऑफ स्टूडेंट, खास करके उन विद्यार्थियों को हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, जो कि अपने परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू स्टडी एट नाइट ड्यू टू इट, इसके कारण जब लाइट कट जाते हैं, रात में अंधेरा हो जाता है, इसके कारण जो है वो लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। द लोकेलिटी रिमेन्स प्लंज्ड इनटू डार्कनेस फॉर आवर्स, और हमारा जो क्षेत्र है वो घंटों तक अंधकार में डूब जाता है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप एंटी सोशल एलिमेंट्स बिकम एक्टिव, एंटी सोशल एलिमेंट जो ये समाज विरोधी लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात चोर चक्के अंधेरे में सक्रिय हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा, टू इम्प्रूव इट इमीडिएटली, ताकि वो इसे जल्द से जल्द ठीक कर पाए। ये दो एप्लीकेशन था। या तो आप वहाँ एप्लीकेशन लिखे या लेटर कैसे लिखना है वो भी बता देते हैं, तरीका हम बता रहे हैं आपको, इसी अंदाज में लिख देना। अगर ये ना आए, दूसरा भी आए तो इसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि लेटर तो बदला जा सकता है ना। तो लेटर है, दिखला होगा आपको, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, अपने पेरेंट को अपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखना है। एक डेट लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप शुरू कीजिए। मोस्ट रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आदरणीय माता पिता, आई एम वेरी फाइन हियर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, एंड होप, और आशा करता हूँ, डेट यू विल ऑल्सो बी वेरी वेल देयर, कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से। आई एम प्रिपेयरिंग वेरी वेल, आई एम प्रिपेयरिंग वेरी फाइन, मैं यहाँ बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ ऑफ माई एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छा तैयारी कर रहा हूँ। आई रीड 12 आवर अ डे, मैं एक दिन में 12 घंटा पढ़ता हूँ। आई एम श्योर अबाउट गेटिंग एटलीस्ट 85% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मैं निश्चित हूँ कि मुझे कम से कम तो 85% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में मिल ही जाएगा। सो इसीलिए देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट मी एंड माई एग्जामिनेशन, इसलिए मेरे बारे में या मेरे एग्जामिनेशन के बारे में आपको डरने का जरा भी जरूरत नहीं है।
आई कंक्लूड माई लेटर विद दीज फ्यू वर्ड्स, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने पत्र का समापन करता हूँ। योर लविंग सन, नाम अपना लिख दीजिए, XYZ जो भी है वो लिख दीजिए। तो यहाँ से आप देख लिए कि किस तरह से सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। पूरा का पूरा कर लीजिए, 50 में 50 आएगा, एक भी नंबर नहीं कर सकता। चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए गाइस, सब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी सेम है, ग्रामर आएगा और बुक आएगा। ग्रामर से क्या क्या करना आपको बताया जा चुका है कि आपको वॉइस, नरेशन, टाइम एंड टेंस, इसमें से 7 ग्रामर जो शुरू में बताए उसको कंप्लीट कर लेना है। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए, एकदम इफेक्टिव और शॉर्ट वीडियो रहेगा, मज़ेदार एकदम, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो ग्रामर तो वो बता दिए। अब बुक में 2 बुक है, रेनबो पार्ट 2 है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेनबो पार्ट 2 बहुत बड़ा बुक है, इसके लिए लगातार वीडियो आते रहेगा, आप चैनल पे बने रहिए, रोज वीडियो आएगा, आप देखते रहें। उसमें कंप्लीट क्वेश्चन का किया जाएगा, है ना, पोएम पढ़ा के क्वेश्चन बता देंगे, प्रोज पढ़ा के क्वेश्चन बता देंगे। रहा बात स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कैसा होगा, 23 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा और 210 ऑथर का नाम आपके सामने आएगा, अभी नहीं, इसके बाद आएगा। आप उसको खाली याद कर लीजिएगा, बाकी काम खत्म, एक भी बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। इसमें पहला क्वेश्चन है, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, वो अंग्रेजी जो आज हम लोग बोलते हैं, हैज़ कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश ट्राइब, वो किस कबीले से आया है, फ्रेंच, जर्मनी या इंग्लिश। तो बी ऑप्शन सही है, जर्मनिक ट्राइब से आया है। दूसरा है द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपुल, एंग्लो सेक्शन जो थे वो कहाँ के लोग थे, तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा सी, जर्मनिक पीपुल, वो जर्मनी के लोग थे। तीसरा क्वेश्चन है थ्रू जर्मनिक, जर्मनी भाषा से होते हुए, इंग्लिश बिलोंग टू द डैश एंशिएंट, इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ फैमिली टू लैंग्वेज। इसका ऑप्शन होगा इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ टू लैंग्वेज, फैमिली ऑफ लैंग्वेज होगा, इंडो यूरोपियन फैमिली से आया है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश इज डैश देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। तो इसका आंसर जाएगा मच यंगर, इंग्लिश इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, है ना, अंग्रेजी बहुत नया लैंग्वेज है। देयर आर डैश मैन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के इतिहास में कितने मुख्य पीरियड है, कितने मुख्य तिथि है, तो 3 मैन पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 419 डैश इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। तो इंग्लिश जो कि हम लोग 449 ईस्वी से यूज कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 449 ईस्वी से कहाँ तक का इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश बोलेंगे, तो 1150, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जाएगा 1066, 449 से 1066 तक का इंग्लिश, ऑप्शन ए जाएगा, वो ओल्ड इंग्लिश कहलाता है। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1150 डैश इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश। तो 1150 से लेकर के कहाँ तक के अंग्रेजी को मिडिल इंग्लिश कहते हैं, तो 1150 से 1500 तक के इंग्लिश को हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लिश यूज्ड सिंस डैश टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, कब से लेकर के अब तक की अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, तो ऑप्शन जाएगा ए, है ना, 1500 से लेकर के अब तक का जो इंग्लिश है उसको मॉडर्न इंग्लिश। फिर से सुन लीजिए, 449 AD से 1066 AD तक जो इंग्लिश चला उसको ओल्ड इंग्लिश, 1100 से लेकर के जो 1500 तक इंग्लिश चला उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल इंग्लिश, और 1500 के बाद जो इंग्लिश चला उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन डैश, अंग्रेजी भाषा को बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आंसर जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। 10 में है, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच, संस्कृत या इंग्लिश, तो इंग्लिश है लैंग्वेज यूएनओ का। 11 में द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ इन डैश में कब हुआ, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। प्रेस का आविष्कार जब 1476, ऑप्शन जाएगा 1476 में हुआ था, तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्वेश्चन नंबर 12, हिज इंग्लिश ऑब्जर्व्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डैश डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो ऑप्शन जाएगा फ्रॉम 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, अंग्रेजी ने 50 अलग अलग भाषाओं से अपने अंदर लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हु ऑब्जेक्टेड द इनफ्लो टू द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश, इसका आंसर जाएगा पुरिस्ट, फॉरेन वर्ड्स को के इनफ्लो अर्थात अपने अंदर आने से कौन रोका था, तो प्यूरिस्ट, इसका आंसर जाएगा प्यूरिस्ट। 14 में है, व्हाट आर द 2 वर्क्स डेट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, वो 2 काम कौन सा है जो कि अंग्रेजी को आसान बनाने में मदद किया, इसका आंसर जाएगा स्टोरीज एंड पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ विंडो टू द वर्ल्ड,
दुनिया के लिए कौन सी भाषा खिड़की के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जाएगा सी, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ डैश ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स। अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड और कॉमर्स का लैंग्वेज माना जाता है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रियल कॉमेडी इन इंग्लिश। इंग्लिश में पहला रियल कॉमेडी जो बना था उसका नेम क्या था? उसका नेम था रोइस्टर डोइस्टर। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। पहला ट्रेजेडी जो था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था गोरबोडक। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग, मैक्सिमम जनता के द्वारा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो इसका भी आंसर सी है, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड वाज डैश ऑफ ऑल इंग्लिश लिटरेचर। प्राचीन इंग्लिश लिटरेचर जो था उसमें किंग अल्फ्रेड का जो युग था उसको माना जाता था गोल्डन पीरियड, इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का पहला बुक का जो नाम था वो था एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, इसका ऑप्शन जाएगा बी। और एक लास्ट में 23, मैच द फॉलोइंग। इसमें पहला दिया, अ नोवेल इज अ विटल रिकॉर्ड ऑफ, मिलाना है सी से, व्हाट वी सी फील एंड लर्न फ्रॉम लाइफ। नोवेल क्या होता है? एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है जो कि हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं और जीवन में सीखते हैं। दूसरा है, अ नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, इसका डी से मिला लीजिए। नोवेल जो है जीवन का एक एक्सप्रेशन है भाषा के माध्यम से। थर्ड है, ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज, इसका बी में मिलाइए, एंग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेल्टिक के नाम से भी जानते हैं। और 4 में, मॉडर्न इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मॉडर्न इंग्लिश को न्यू इंग्लिश भी कहते हैं, इसका ए में मिलाइए। तो ये था 23 ऑब्जेक्टिव जो कि हम लोग इतना कर लीजिएगा तो कंप्लीट है। बस एक चीज़ आपको करना है, अब स्क्रीन पे वो आएगा, वो आ रहा होगा, 210 नाम है ऑथर का। ये जो नाम है ना, ये कर लीजिए, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इससे जान लीजिए 3-4 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बनाए और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो तो ये 210 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और ये 23 ऑब्जेक्टिव, 210 ऑथर का नाम याद कर लीजिए, ये 23 ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे गाइस ये पूरा हम लोगों का क्लास 12 का जो था कंप्लीट होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो वायरल होता है तो ऐसा ही एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कंप्लीट ग्रामर जो भी बच गया उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में और चैनल से बने रहिए, पोएम आता रहेगा।